नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। सीएम धामी आज वन जीव बोर्ड की बैठक करेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी आज वन जीव बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य वन जीव बोर्ड की 13वीं बैठक में सीएम धामी शामिल होंगे। बताते चले कि सचिवालय में सुबह 11:30 पर इस बैठक की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। वहीं वन्यजीव संरक्षण को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। बता दें कि संचालक समिति की पहली बैठक में सीएम की मौजूदगी होगी। वहीं वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में इस बैठक का आयोजन किया गया है। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 23वीं बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि बैठक का आयोजन सचिवालय स्थित वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में सुबह 11:30 पर कुछ ही देर में इस बैठक का आयोजन है वो शुरू होने जा रहा है। इस दौरान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत गठित संचालन समिति की पहली बैठक भी आयोजित की जाएगी। बैठक में राज्य में वन्यजीव संरक्षण प्रबंधन और संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। बता दें कि मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों के अधिकारी वन्यजीव संरक्षण को लेकर आगे की कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। ये उत्तराखंड से आपको जानकारी बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अवय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड राज्य वन्यजीवन बोर्ड की 23वीं बैठक में शामिल होंगे। इस पर क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री की आज ये महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से पिछले दिनों वन्यजीव और मानव के बीच संघर्ष देखने को मिला था, उसके लेकर विभाग की क्या कुछ कार्य योजना है ताकि निकट भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके। मानव और वन्यजीव के बीच का जो संघर्ष है वो सबसे कम यहाँ पर हो सके, उसको लेकर विभाग के स्तर पर काम यहाँ पर कर रहा है। साथ ही विभाग की तरफ से कौन सी योजना इस समय क्रियान्वित यहाँ पर की जा रही है, उनकी जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर विभाग के स्तर पर काम यहाँ पर कर रहा, उसकी मॉनिटरिंग किस लेवल पर यहाँ पर हो रही है, उन सब चीजों को जानने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। ये बैठक महत्वपूर्ण इस रूप में भी है कि इस समय हरेला का जो पर्व यहाँ पर चल रहा है, उस हरेला पर्व को कैसे और जनमानस के बीच उपयोगी बनाया जा सकता है, कैसे जन सहभागिताओं को और यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, ताकि उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और बेहतर तरीके से काम यहाँ पर किया जा सके। जो लक्ष्य विभाग की तरफ से निर्धारित किए गए, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अब तक कितना कार्य यहाँ पर हो चुका है, उन सब चीजों को जानने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ी जो जनपद हैं, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि मानव वन्य जो संघर्ष की सबसे ज्यादा घटनाएं यहाँ पर होती है, जनता उससे प्रभावित यहाँ पर होती है, वहाँ पर किस दिशा में विभाग की तरफ से काम किया जा रहा है, उन सब चीजों को लेकर मंथन होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ ही जो विभाग की कार्य योजनाएं, उन कार्य योजनाओं से अवगत होने का काम यहाँ पर होगा। जी बिल्कुल। अबे सीएम धामी की इस बैठक को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के क्या खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सचिवालय में अब से कुछ देर में ये बैठक वहाँ पर होगी। सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में होगी। वन विभाग के सभी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। खुद वन मंत्री सुबोध उनियाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये कह सकते हैं कि वन विभाग और प्रशासन के बीच की जो संवाद को लेकर जो काम होता है, जिसमें समन्वय बनाने के बेहतर तरीके से काम हो सकता है, उनको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। और अभी तक ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर में जैसे ये बैठक शुरू होगी तो फिर ये कहा जा सकता है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच का इस बैठक का समय होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से फिर कुछ बड़े दिशा निर्देश इस बैठक में यहाँ पर अधिकारियों को, वन विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर दिए जाएंगे और उनके इम्प्लीमेंट के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाने का भी यहाँ पर काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। अब इस बैठक के दौरान किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होने की संभावना है? देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो विभागीय योजना इस समय जो चल रही है, खासतौर पर वन भूमि से जुड़े हुए जो मामले हैं, विकास की परियोजनाओं में जहाँ पर वन भूमि का काम नहीं पाता, उसको हस्तांतरित करने को लेकर जो विभाग की कार्य योजनाएं हैं या किस स्तर पर वो मामले अभी तक लंबित पड़े,
उनको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। उसको किस प्रकार से आगे काम किया जा सकता है, उन्हें कैसे और उसका सरलीकरण यहाँ पर किया जा सकता है, उसको लेकर कुछ बातचीत होगी। केंद्र और राज्य के बीच में जो वन विभाग से जुड़े हुए जो मसले हैं उनको लेकर किस प्रकार से विभाग के अधिकारी काम कर रहे हैं, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर हो सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण बैठक है और मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वह हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां पर 4 धाम यात्रा के बाद अब कावड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश भर से बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने उत्तराखंड पहुंचते हैं। कावड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सरकार घाटों की सफाई, यात्री सुविधाएं और ठहरने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। प्रशासन को सभी जरूरी इंतजाम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कावड़ यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर 4 धाम यात्रा के बाद अब कावड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश भर से बड़ी संख्या में शिव भक्त गंगा जल लेने उत्तराखंड पहुंचते हैं। कावड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सरकार घाटों की सफाई, यात्री सुविधाओं और ठहरने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। प्रशासन को सभी जरूरी इंतजाम समय पर पूरे करने के आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी की ओर से निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कावड़ यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। और श्रद्धा का मेला होता है। पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार, ऋषिकेश या अन्य स्थानों से जल लेकर अपने अपने स्थानों को जाते हैं। इसलिए उनका अच्छा यहाँ पर स्वागत हो, अच्छी व्यवस्था हो, उनका किसी प्रकार का व्यवधान न हो, घाटों की ठीक प्रकार से सफाई हो, आवास व्यवस्था हो, परिवहन हो, उनकी सुरक्षा हो, उन सभी पर अच्छा तैयारी हम लोग हर वर्ष करते हैं। इस वर्ष भी अच्छी तैयारी हो रही है। वहीं देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस संगठन में कलह के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा को अपनी पार्टी की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कई नेता नाराज हैं और कांग्रेस के संपर्क में हैं। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कार्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश की है, लेकिन सफल नहीं हुई। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उसके बढ़ते जनाधार से घबराई हुई है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मुझे लगता है कि फिर कई बार ये बोला है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप बंद करिए दूसरों के घर में ताका झांकी, क्योंकि आप दूसरों के घर में ताका झांकी करते रहते हैं, आपके खुद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आपके 6 से 7 नेता हमारे यहाँ आ चुके हैं, 24 से लेकर 30 तक की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है जो आपको छोड़कर हमारे पास आना चाहते हैं। आप अपने घर को संभालिए कि त्रिवेंद्र जी किधर जा रहे हैं, बलूनी जी किधर जा रहे हैं, अरविंद पांडे किसके ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, तीरथ सिंह रावत जी किसके ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, अजय क्यों इस तरीके की बातें जो है धामी जी के खिलाफ कर रहे हैं। अपने संगठन को संभालिए। और आपके नेता आते तो क्या मतलब, आप तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात कर रही है आपने कि आपके घर के आप बड़े बड़े नेता आपके आते हैं दिल्ली से, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो क्या ये घर में जो मन मुटाव था उसको क्लियर करने आए थे? अगर आपके आए होंगे क्लियर करने तो मुझे लगता था हमारे भी वही करने आ रहे होंगे। अगर आपके संगठन को मजबूती देने आ रहे हैं तो हमारे तो संगठन को मजबूती देने आ ही रहे, क्योंकि आपने देखा केसी जी का दौरा था, जो है हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, मीटिंग कम के साथ थी लेकिन भीड़ बहुत थी। राहुल जी का दौरा था, सरकार ने कितनी कोशिश कर ली उसे विफल बनाने की, लेकिन वो सफल साबित हुआ। तो भाजपा बौखलाई हुई है, हमारे नेताओं से डरी हुई है, तो दिवालियापने में इस तरीके की बातें वो कर। वहीं अब देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां पर युवाओं के मुद्दों को लेकर
उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस के सरकार पर हमलों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस से सवाल किया कि वो अपने शासनकाल में युवाओं के लिए किए गए कामों का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार राज्य में IIM, एम्स और NIT जैसे संस्थानों की संख्या बढ़ाने का काम किया है। पार्टी ने दावा किया कि युवाओं की बेहतरी के लिए भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, आज अगर IITs की संख्या बढ़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। एम्स की संख्या, जो मेडिकल कॉलेज है हमारा सबसे बड़ा, मैं कहूँगी देश के, उसकी अगर संख्या बढ़ी है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस के समय में केवल एक ही एम्स था। NIT है, IIMs है। युवाओं के एजुकेशन के लिए जितना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं और दे सकते हैं, अगर उसका कोई काम हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। और युवाओं को और मजबूत बनाने के लिए, स्टैंडअप को बढ़ावा देने के लिए अगर काम हुआ है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जब वो लोग सरकार में थे 60 साल और UPA के भी जितने समय में थे, UPA 1 और 2 में, उस वक्त उन्होंने युवाओं के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दी हैं, उन्हें जरूर बताना चाहिए, क्योंकि हम तो लगातार इस बात को बताते हैं। वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर ऋषिपर्णा यानी रिस्पना नदी के पुनर्जीवन की दिशा में बड़ी पहल शुरू हो गई है। नदी के उद्गमन स्थल से जीर्णोद्धार की कार्य योजना पर काम शुरू किया गया है। पहले चरण में आपको बता दें कि बालोरगंज से काठबंगला तक करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा कर विस्तृत प्लान तैयार किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि संस्कृति और जीवन का आधार है। प्रशासन का लक्ष्य नदी को स्वच्छ, सुरक्षित और पुनर्जीवित करना है। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर ऋषिपर्णा यानी रिस्पना नदी के पुनर्जीवन की दिशा में बड़ी पहल शुरू हो गई है। बता दें कि नदी के उद्गमन स्थल से जीर्णोद्धार की कार्य योजना पर काम शुरू किया गया है। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर पहले चरण में आपको बता दें कि बालोरगंज से काठबंगला तक करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा कर विस्तृत प्लान तैयार किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि संस्कृति और जीवन का आधार है। प्रशासन का लक्ष्य नदी को स्वच्छ और सुरक्षित और पुनर्जीवित करना है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब बात करेंगे मसूरी की, जहां पर पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए घर से बिना बताए आए एक नाबालिग किशोर को उसके परिजनों से मिलवा दिया है। मसूरी पुलिस को 16 वर्षीय किशोर संदिग्ध अवस्था में घूमता मिला था। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने उसे कोतवाली लेकर आई और पूछताछ की। किशोर ने बताया कि वो उत्तरकाशी जिले का रहने वाला है और बिना बताए घर से मसूरी गया था। पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर उन्हें कोतवाली बुलाया। आवश्यक सत्यापन और कार्रवाई के बाद किशोर को सकुशल उसके पिता के सुपुत्र कर दिया। परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि SSP दून के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 86.31 ग्राम अवैध स्कैम बरामद हुई।
जिसकी अनुमानित कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ के में ये सामने आया कि आरोपी स्कैम को कैराना से खरीद कर लाया था और देहरादून में स्थानीय नशेड़ियों व शिक्षण संस्थानों के छात्रों को सप्लाई करने की फिराक में था। पुलिस आरोपी के पूछताछ कर रही है और उससे जुड़े हुए नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है। वहीं अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पर उत्तराखंड सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। ये एक कारोबारी का निजी सुरक्षा गार्ड लाइसेंसी पिस्टल के साथ सचिवालय परिसर में पहुंच गया। बताया जा रहा है कि प्रवेश के दौरान ना तो गार्ड की तलाशी ली गई और ना ही हथियार की जांच हुई। सूचना मिलने के बाद सुरक्षा और खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया। गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जांच में सामने आया कि वो कारोबारी के साथ अधिकारी से मुलाकात करने के लिए आया था। सचिवालय सुरक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जानकारी जुटाई और प्रवेश प्रक्रिया की जांच शुरू कर दी है। अभी जैसे जानकारी मिली कि आपके द्वारा बताया गया कि ये आदमी कोई घूम रहा है यहाँ पर, उसके पास गन लगी है, तो मैंने सिक्योरिटी अपने अधिकारी को बुलाया, तो उनको यहाँ पर लाए वो, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम किसी अधिकारी के साथ या किसी बिजनेसमैन के साथ आए हैं जिनका पास बना है, लेकिन गाड़ी में जिन बैठे थे तो एक्चुअली में गाड़ी के अंदर बरबरी हम लोग बाहर से देख लेते हैं, गाड़ी के अंदर प्रॉपर चेकिंग नहीं हो पाती यहाँ पर गेट पर, बरबरी देखते हैं कि कौन आ रहा करके, क्योंकि ये छोटी रिवॉल्वर है, इन्होंने पिस्टल अंदर रखी है तो नहीं दिखाई दी होगी, तो यहाँ पर जैसे बाहर दिखाई दी तो हमने उनको बता दिया और बाहर ये है तो इंटेलिजेंट की जो उसकी लेकिन बरबरी बाहर से ये है। आज तक जो हम देखते हैं गाड़ी आती है तो बरबरी देखते हैं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, प्रॉपर चेकिंग आप इसमें हम अपने उच्च अधिकारी को बताते हैं, वो जैसा उनका इंस्ट्रक्शन होगा उस हिसाब से। कौन व्यवसाय है, काय के व्यवसाय है? कोई फाइबर के व्यवसायी हैं और कहीं अपॉइंटमेंट है उनका अधिकारी के साथ मिलने के लिए। अच्छा, तो हम अपने उच्च अधिकारी को इस संबंध में रिपोर्ट देते हैं, उनका जो भी डायरेक्शन होगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं मसूरी के 0 पॉइंट पर गुरुवार को एक युवक गहरी खाई में गिरकर घायल हो गया। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और रस्सियों के सहारे खाई में उतरकर युवक का सफल रेस्क्यू किया। घायल की पहचान कुंदन लाल निवासी टिहरी गढ़वाल निवासी आपको बता दें कि कैंपटी के रूप में हुई है। फायर कर्मियों ने उसे सुरक्षित बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया और घायल की जान है वो बचाई जा सकी। वहीं देहरादून में नाबालिग छात्रा के साथ गलत व्यवहार की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक प्राइवेट स्कूल के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीओ सिटी मुयाल को ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पूरी घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना के बाद स्कूल और आसपास के क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जानकारी को जांच में सहयोग के लिए साझा करें। 20 को कोतवाली प्रेमनगर को एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थी द्वारा बताया गया कि उनका जो नाबालिग बेटा है जिसकी उम्र करीबन 15 साल है, वो जिस निजी स्कूल में पढ़ता है वहाँ के प्रबंधक द्वारा उसके साथ गलत हरकत की गई। सूचना मिलते ही हमारी टीम सतर्क हुई और एविडेंस इकट्ठे किए गए, जिसके आधार पर पॉक्सो की धारा 5F, 6, 7 और 8 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है। फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।